हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSIR पॉइंट। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की सीरीज़ में हम कुछ बेसिक मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को पहले कवर करेंगे, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ही एक फर्दर एक्सटेंशन है जो कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कवर करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिक्स को समझेंगे और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इन अलग अलग टेक्निक्स को डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पहले तो ये जो टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज्ड पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? किसी चार्ज्ड पार्टिकल का मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर हमने इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई किया तो वो क्या जनरेट कर देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नाम देते हैं एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नाम देते हैं कैथोड। सो चार्ज्ड पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ कैसे मूव करेंगे? सो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स भी पॉजिटिव या नेगेटिव हैं और हमारे इलेक्ट्रोड्स भी पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो होता क्या है, ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। तो अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा तो वो मॉलिक्यूल होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, और अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ओके, सो ऑल यू नीड, क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए? यू नीड चार्ज्ड पार्टिकल्स, यू नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंडक्टिंग एनवायरनमेंट। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल क्या है? जेल एक मैट्रिक्स है जिस पे हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव करें। यह एक ट्रैक है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए जरूरी है, और ये मैट्रिक्स सेमी सॉलिड होता है, ये सॉलिड नहीं है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जेली है ये। सो इट इज सेमी सॉलिड। नाउ इसकी जरूरत क्या है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द ट्रैक फॉर द मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। दूसरी बात कि वी कैन मॉनिटर, जब ट्रैक पे कोई रन कर रहा है देन वी कैन मॉनिटर द मूवमेंट, ठीक है। नाउ ये जेल बना किसका होता है? ये मैट्रिक्स है सेमी सॉलिड, बना किसका होता है? तो दो तरीके के मटेरियल हैं, एक है एगरोज और एक है पॉलीएक्रिलामाइड। नाउ मैट्रिक्स के नेचर के बेसिस पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी नेचर डिफाइन हो जाता है। तो अगर हम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं एगरोज की बनी हुई तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कहेंगे एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज। अगर मैट्रिक्स पॉलीएक्रिलामाइड की बनी हुई है तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम देंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलेंगे पेज। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज को हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स को या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज करते हैं प्रोटीन्स के लिए और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी। तो न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम इसको यूज करते हैं यूजुअली फॉर द सीक्वेंसिंग पर्पसेस। सो दो तरीके की जेल्स हैं,
बेस्ड ऑन दो तरीके के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, एगरोज और पॉलीएक्रिलामाइड। तो जरा एगरोज और पॉलीएक्रिलामाइड के बारे में समझते हैं कि क्या है ये। कुछ फैक्चुअल बातें आपको इनसे जाननी जरूरी हैं। सो एगरोज क्या है? एगरोज एक पॉलीसैकेराइड है एंड इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉलिडिफाइंग एजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एगार। सो एगार के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है एगरोज और दूसरा है एग्रोपेक्टिन। नो एगरोज ये लीनियर चेन्स होती हैं रिपीटिंग यूनिट्स का, जिनको कहते हैं हम लोग एगारोबायोज। एगारोबायोज बेसिकली एक डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड ऑफ गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोपाइरेनोज। Agropectin is a polymer of D-glucuronic acid and pyruvic acid. So एग्रोज एक पॉलीसेक्राइड है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है एगार का। नाउ एगार के दो कंपोनेंट्स हैं, एग्रोज और एग्रोपेक्टिन। ये एगार क्या है? ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जो कि बहुत सारे माइक्रोबियल मीडियाज में यूज होता है। जैसे आपने एल्बी एगार का नाम सुना होगा, तो अगर एल्बी मीडिया में एगार पाउडर आपने ऐड कर दिया तो वो सॉलिड केक हो जाता है, ठीक है। इसको कल्चर ग्रोथ मीडियम के लिए यूज किया जाता है, कॉलोनीज उस पर फॉर्म होती हैं। नाउ अगर मैं एगार से एग्रोपेक्टिन को अलग कर दूं तो मुझे प्यूरिफाइड क्या मिल जाएगा? एगरोज। एग्रोपेक्टिन ग्लूकुरोनिक एसिड और पायरुविक एसिड का एक पॉलीमर होता है जो कि नेगेटिवली, देखिए एसिड है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। और इन ये मॉडिफाइड होते हैं, सल्फेटेड होते हैं, तो इनमें और नेगेटिव चार्ज होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एग्रोपेक्टिन, एगर कैन नॉट बी यूज्ड और एग्रोपेक्टिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए मैट्रिक्स बनाए ना, तो वो मैट्रिक्स न्यूट्रल होनी चाहिए, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स से इंटरैक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगा तो हमारे चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने में हिंड्रेंस फील करेंगे, ओके। सो दैट इज वाई एग्रोपेक्टिन इज नॉट यूज्ड एंड एग्रोज इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो पॉलीएक्रिलामाइड अगेन ये एक पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, जिनको हम लोग कहते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है, पॉलीएक्रिलामाइड। सो बेसिकली एक्रिलामाइड की ये पॉलीमर्स हैं। ये जो एक्रिलामाइड है ये बहुत टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजेनिक होता है। ये जो पॉलीएक्रिलामाइड चेन्स होती हैं, पॉलीमर्स होते हैं, इनको हम क्रॉस लिंक कर सकते हैं यूजिंग अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जिसको बिसएक्रिलामाइड या मिथाइलिन बिसएक्रिलामाइड कहते हैं। नाउ जैसा कि हमने देखा कि दो तरीके के जेल्स, इसलिए दो तरीके की इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस हम दो बेसिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस की डिस्कशन को दो बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स जिनके लिए यूज किया जाता है उनके कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ाते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर न्यूक्लिक एसिड्स हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो प्रोटीन्स के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वन डायमेंशनल का मतलब हुआ कि देयर इज अ सिंगल पैरामीटर based on which we are going to separate the proteins। जबकि टू डायमेंशनल में क्या हुआ कि एक से ज़्यादा यानी दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे। सो वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज और वेट। यानी हमारे पास केवल एक सिंगल क्राइटेरिया है सेपरेशन का प्रोटीन्स के लिए, और वो क्राइटेरिया है मॉलिक्यूलर साइज या वेट। इसको हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में there will be two criteria, two parameters on the basis of which the proteins will be separated. In two-dimensional gel electrophoresis एक क्राइटेरिया है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और दूसरा क्राइटेरिया है मॉलिक्यूलर साइज या वेट. सो इस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस considers two different parameters for the separation of the प्रोटीन्स. वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एसटीएस पेज और नेटिव पेज. ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन्स के लिए जो मैट्रिक्स यूज होगी वो पॉलीएक्रिलामाइड की होगी, सो हम उस इलेक्ट्रोफोरेसिस को नाम देंगे पेज. सो वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वन डायमेंशनल पेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसटीएस पेज और नेटिव पेज. अब नेटिव का मतलब होता है ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन. तो हम प्रोटीन्स को सेपरेट करें उनके ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन में, जैसा वो सेल्स में पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन्स को डीनेचर ना करें. तो उस पेज को हम लोग कहेंगे नेटिव पेज. एसटीएस पेज में क्या है कि अगर हमने नेटिव पेज में ऑलरेडी नेटिव फॉर्म में सेपरेट कर दिया तो यहाँ पर तो नेटिव फॉर्म में नहीं हम करेंगे, यानी कि प्रोटीन्स को हम डीनेचर करके सेपरेट करेंगे. डीनेचर्ड फॉर्म्स में अगर सेपरेट हो रहे हैं प्रोटीन्स, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या हुआ? डीनेचुरेशन का मतलब हुआ प्रोटीन है वो अपने थ्री डायमेंशनल कॉन्फर्मेशन को लूज करे और प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाए, यानी कि जो वीकर इंटरैक्शंस हैं उनको हमने ब्रेक कर दिया और प्रोटीन जो एक थ्री डायमेंशनल कॉन्फर्मेशन, ग्लोबुलर या फाइब्रस कॉन्फर्मेशन, एक्टिव कॉन्फर्मेशन अटेन किया था, उस एक्टिव कॉन्फर्मेशन को हमने डिसरप्ट कर दिया. लेकिन हमने डिग्रेड नहीं किया, क्योंकि डिग्रेडेशन का मतलब प्रोटीन को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ देना, अमाइनो एसिड्स में तोड़ देना. इसको हम लोग कहते हैं डिग्रेडेशन. डिनेचुरेशन क्या है? डिनेचुरेशन का मतलब ब्रेकिंग द वीकर इंटरैक्शंस, जिससे कि प्रोटीन का जो एक्टिव कॉन्फर्मेशन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए. सो एसटीएस पेज में प्रोटीन्स आर ट्रीटेड विद एसटीएस, जबकि नेटिव पेज में प्रोटीन्स आर नॉट ट्रीटेड विद द एसटीएस. नाउ जैसा कि हमने कहा कि प्रोटीन्स आर सेपरेटेड इन देयर डीनेचर्ड फॉर्म्स, तो एसटीएस के ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ लेना देना होगा इस डीनेचुरेशन फॉर्म से, डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन से. सो एसडीएस के फीचर्स के बारे में समझते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो एसडीएस इज सोडियम डोडेसिल सल्फेट. इट इज अ डिटर्जेंट, और जैसे कि नाम में दिख रहा है सल्फेट, तो सल्फेट में नेगेटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो होता है एनायन. इट इज एनायनिक डिटर्जेंट, और अगर डिटर्जेंट है देन इट इज बेसिकली अ डीनेचुरेंट. सल्फेट ग्रुप के कारण ये प्रोटीन्स पे नेट नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है. सो इट मेक्स द जो हमारे डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इनको ये नेट नेगेटिवली चार्ज बना देता है. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, एक सल्फेट ग्रुप है. अब कैसे नेगेटिव चार्ज हो? तो ऑन एन एवरेज by adding -2 charge per 3 amino acids in a protein और polypeptide. तो अब देखिए क्या होगा कि टोटल जो चार्ज आएगा प्रोटीन का या पॉलीपेप्टाइड का वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड. नाउ जरा इस बात को समझते हैं कि ये कैसे नेट नेगेटिव चार्ज या इसका इफेक्ट क्या होता होगा, एसटीएस ऐड करने का क्या इफेक्ट हमें मिला. अगर आपके पास एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स हों जो कि नेटिव फॉर्म में हैं, और इन प्रोटीन्स को, इस मिक्सचर को अगर हमने एसटीएस से ट्रीट किया, तो होगा क्या कि सभी प्रोटीन्स, पहली चीज़ तो ये डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि एसटीएस क्या है, एक डीनेचुरेंट है. और चूँकि ये नेट नेगेटिव चार्ज ऐड करता है प्रोटीन्स पे, तो सारे प्रोटीन्स नेट नेगेटिवली चार्ज हो गए. ओके.
एंड अगर ये नेट नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दे विल मूव टूवर्ड्स द एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्रोटीन्स के इलेक्ट्रोफोरेसिस को 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक एक करके हम कंसीडर करते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो STS पेज ये 1 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक तरीका है जिसमें कि प्रोटीन्स को हम STS से ट्रीटमेंट कर देते हैं। सो STS पेज में बेसिकली हम प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट या साइज। इस पेज में प्रोटीन्स को हम ट्रीटमेंट देते हैं कुछ डीनेचरिंग एजेंट से, यानी कि प्रोटीन्स को हम पहले डीनेचर कर लेते हैं, इसलिए इस पेज को हम डीनेचरिंग पेज भी कहते हैं। एक तो जो नाम में जुड़ा हुआ है STS मेजर डीनेचरेंट है, बाकी है बीटा मरकैप्टोथिनॉल एंड हीट। नो STS पेज में प्रोटीन्स को हम डीनेचरिंग एजेंट्स से ट्रीट करते हैं। वो डीनेचरिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? दे इंक्लूड STS, बीटा मरकैप्टोथिनॉल, हीट। STS का जैसे हमने ऊपर देखा कि ये नेट नेगेटिव चार्ज ऐड कर देता है। बीटा मरकैप्टोथिनॉल ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस को तोड़ता है। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये क्यों होता है अभी हम देखते हैं। और हीट इट ब्रेक्स द अदर वीकर इंटरेक्शंस लाइक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सबको तोड़ देता है। अब चूंकि हमारा प्रोटीन डीनेचर हो गया तो इस पेज को हम STS पेज को हम डीनेचरिंग पेज भी कह सकते हैं। ओके, नाउ जरा हम डाइसल्फाइड लिंकेजेस के ब्रेकेज से यानी बीटा मरकैप्टोथिनॉल के इफेक्ट को समझते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनते हैं किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट सिस्टीन रेसिड्यूज के बीच में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से बीटा मरकैप्टोथिनॉल के इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कि 2 सिस्टीन रेसिड्यूज हैं, 2 सिस्टीन रेसिड्यूज हैं और इन 2 सिस्टीन रेसिड्यूज के बीच में एक डाइसल्फाइड लिंकेज बना हुआ है। अब ये लिंकेज बना कैसे है? बेसिकली हाइड्रोजन एटम के निकलने से, ठीक है। बीटा मरकैप्टोथिनॉल ऐड करने से क्या होता है कि ये डाइसल्फाइड लिंकेज टूट जाता है, और डाइसल्फाइड लिंकेज अगर टूट जाता है तो हम देखते हैं कि सिस्टीन पे ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप आ जाता है। अब जरा आप ये सोचिए कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन रिएक्शन कब हम कहते हैं? हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो बीटा मरकैप्टोथिनॉल बेसिकली कर क्या रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी ये कैसी है? रिड्यूस्ड है। सो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। और जबकि इसके ऑपोजिट में क्या आपने देखा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जब बना था तो हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। बीटा मरकैप्टोथिनॉल बेसिकली क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यानी नेटिव फॉर्म को वो कन्वर्ट कर रहा है रिड्यूस्ड फॉर्म में। हम जिस पेज में इसको यूज करने जा रहे हैं वो है STS पेज, और STS पेज को हम दूसरा नाम दे सकते हैं दैट इट इज़ अ रिड्यूसिंग पेज। रिड्यूसिंग पेज क्यों है? क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बीटा मरकैप्टोथिनॉल। सो STS पेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग पेज। सो दो बातें, STS ऐड किया, नेट नेगेटिव चार्ज आया, बीटा मरकैप्टोथिनॉल आया, तो मेरा प्रोटीन रिड्यूस्ड हो गया। रिड्यूस्ड कैसे हो गया? क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूट गए, और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूट गए तो हमने इसको नाम दे दिया रिड्यूस्ड पॉलीपेप्टाइड या रिड्यूसिंग पेज नाम दे दिया। एंड हीट से मेरा प्रोटीन ओवरऑल डीनेचर हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो इस पेज को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? हीट डी या फिर डीनेचरिंग पेज दे सकते हैं। ओके, सो प्रोसीजर क्या है STS पेज का कि सपोज आपके पास एक मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है और
इस प्रोटीन मिक्सचर को आपने STS और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट किया। जैसा कि पता है STS नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल रिड्यूस कर देगा प्रोटीन को। और इस पूरे मिक्सचर को आप हीट डीनेचर करें। साथ ही साथ में इस मिक्सचर में आप दो चीज़ें और ऐड कर दें, BPB एंड ग्लिसरॉल। BPB क्या है? ब्रोमोफिनॉल ब्लू। और ग्लिसरॉल क्या है? ये एक एजेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि पूरे सॉल्यूशन को थोड़ा हेवी बना देगा, डेंसिटी बढ़ा देता है। नाउ आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन्स विच आर नेट नेगेटिवली चार्ज्ड, और फिर यू विल सब्जेक्ट इट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम नाम देंगे STS पेज। एक जेल कास्ट करते हैं और इस जेल के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है, इसको कहते हैं हम लोग स्टैकिंग जेल, जनरली ये 5% का होता है, और दूसरा है रिजॉल्विंग जेल जो कि 12% का है। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही जेल्स पॉलीएक्रिलामाइड के बने होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि स्टैकिंग जेल में हम 5% पॉलीएक्रिलामाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं और रिजॉल्विंग जेल में हम 12% का जेल बनाते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनाते हैं। ये ग्रूव्स हैं बेसिकली वेल्स जिनमें कि हम सैंपल को लोड करते हैं, इस डीनेचर्ड प्रोटीन सैंपल को हम लोड करते हैं। सो एक वेल में सैंपल को लोड किया और एक वेल में लैडर को। लैडर क्या है? लैडर एक मिक्सचर ऑफ नोन प्रोटीन्स है जिसके मॉलिक्यूलर वेट्स हमें पता है, और सैंपल में हमें अननोन प्रोटीन्स का एक मिक्सचर मिला हुआ है जिसको कि हमने डीनेचर किया हुआ है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी होगी तो जैसा कि सैंपल में STS ऐड किया है तो सैंपल मेरा नेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये मूव किधर करना चाहिए? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हम इस जेल को अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक अपैरेटस में इस तरीके से रखते हैं कि इधर होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड और नीचे की तरफ आएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, और प्रोटीन यूनिडायरेक्शनल मैनर में नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसका इफेक्ट होगा कि मेरे सारे प्रोटीन्स अपने मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से इस रिजॉल्विंग जेल में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कितने देर तक इलेक्ट्रोफोरेसिस करना? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने ऐड किया था BPB, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, हमने ऐड किया था। ब्रोमोफिनॉल ब्लू जब इस जेल से, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग डाई। ट्रैकिंग डाई इसलिए कहते हैं, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और इस जेल पे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हमें पता चलेगा। तो हम चाहते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ ये जेल पे प्रोटीन्स मूव करें, और ब्लू कलर का सॉल्यूशन अगर टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करता हुआ हमें डिफरेंट टाइम पीरियड्स में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है। जैसे ही ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन इस जेल के बाहर आना शुरू हो जाएगा, वी विल स्विच ऑफ द वोल्टेज, और जैसे ही वोल्टेज हमने बंद किया इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टॉप हो जाएगी। और होगा क्या? प्रोटीन्स विल बी सेपरेटेड ऑन दिस जेल। जेल पे सेपरेट होंगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। हमने प्रोटीन्स को सेपरेट कर दिया, बट प्रोटीन्स तो कलरलेस हैं, प्रोटीन्स हमें दिखेंगे नहीं जेल पे, और जेल भी कलरलेस है। तो हमें करना क्या होगा? हमें इस जेल को स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन करना पड़ेगा तो उसके लिए डाई चाहिए होगी, और डाई हैं CBB, कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, या फिर सिल्वर नाइट्रेट। जेल को स्टेन करने पे होगा क्या कि ये डाइज प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के लिए हाई एफिनिटी रखती हैं, तो हमारे जो बैंड्स होंगे प्रोटीन के, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कलर हो जाएंगे इन डाइज के कलर के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाया, ये CBB बेसिकली ब्लू कलर की होती है, तो हमारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में सेपरेट हो गए हैं, और ये जो हमें दिख रहा है ब्लू कलर की लाइंस, इनको हम लोग कहते हैं बैंड्स। तो प्रोटीन्स सेपरेट हो गए, और उन सेपरेटेड प्रोटीन्स को हम किस फॉर्म में पा रहे हैं? बैंड्स के फॉर्म में पा रहे हैं, ठीक है, जो कि कलर्ड हैं। सो ये लैडर की लेन है। लैडर की लेन में यू विल फाइंड ओनली फ्यू बैंड्स, और इन बैंड्स का हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लैडर। क्योंकि लैडर क्या है? मिक्सचर ऑफ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनके हमें मॉलिक्यूलर वेट्स पता है। अब ध्यान दीजिएगा,
जो बैंड्स मैंने बनाए हैं वो रिजॉल्विंग जेल में बनाए हैं, मैंने स्टैकिंग जेल में बैंड्स को नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि रिजॉल्विंग जेल पे ही सेपरेशन बेटर हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, तो मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब प्रोटीन्स को मूव किया है तो ये प्रोटीन्स अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से मूव किए हैं, और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर मूव किए हैं तो फिर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला कहाँ होगा और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वाला कहाँ पाया जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या? द हेवीएस्ट विल बी नियर द टॉप ऑफ द जेल एंड द लाइटेस्ट विल बी नियर द बॉटम ऑफ द जेल। कहने का मतलब क्या है कि इस जेल पे जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही फास्ट रन करेगा, और जितना ही हैवी मॉलिक्यूल होगा उतना ही स्लो रन करेगा। इन दिस फैशन क्या होता है कि हमारा प्रोटीन सेपरेट हो जाता है एंड वी कैन विजुअलाइज द प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ द बैंड्स। स्टैकिंग जेल, इसकी खास बात ये होती है कि इसका पोरोसिटी हाई होता है, और पोरोसिटी अगर हाई होगा तो हमें परसेंटेज इसका कम रखना पड़ेगा, सो यानी लेस डेंस होगा, और यूजुअली इसको हम 5% का बनाते हैं। रिजॉल्विंग जेल के बारे में बात करें तो रिजॉल्विंग जेल इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, सो इसकी पोरोसिटी कम होगी, और पोरोसिटी अगर कम होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। यूजुअली जेल डेंसिटी हम 12 या 12.5% यूज करते हैं। ओके, सो ये तो हो गए स्टैकिंग और रिजॉल्विंग जेल का। नाउ जरा कंपोनेंट्स ऑफ पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट तो जैसे नाम ही है पॉलीएक्रिलामाइड जेल, तो मेजर कंपोनेंट तो पॉलीएक्रिलामाइड है। पॉलीएक्रिलामाइड के बारे में जैसे हमने देखा, ये क्या है? लीनियर पॉलीमर ऑफ एक्रिलामाइड, एंड इट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक। बट बेसिकली ये लीनियर पॉलीमर है, लॉन्ग चेन है, लेकिन ये जो चेन्स हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है, और इंटरलिंकिंग करने के लिए हमें चाहिए क्या? इन लीनियर पॉलीमर्स को बीच बीच में कहीं जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए बिसएक्रिलामाइड। और बिसएक्रिलामाइड क्या है? ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। सो होता क्या है बेसिकली, अभी जरा इसको एक समझ लेते हैं क्या होता है ये। सो ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइंस हैं बेसिकली पॉलीएक्रिलामाइड की, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं। जरा सा आप हिलाएंगे तो ये सब के सब एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। सो इनको क्रॉस लिंक करने के लिए हमें कोई एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट चाहिए, और वो क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या होता है? वो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉलीमर्स को एक दूसरे से जोड़ देता है, और ऐसा जोड़ देने से क्या बन जाता है? एक मेशवर्क बन जाता है, और ये काम करता है बिसएक्रिलामाइड, और इस मेशवर्क को हम लोग नाम देते हैं जेल। ये जेली टेक्सचर का होगा। एपीएस ये होता है सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। नो क्वेश्चन ये है कि फ्री रेडिकल्स क्यों चाहिए? क्योंकि फ्री रेडिकल्स ये एनहांस करते हैं क्रॉस लिंकिंग की एक्टिविटी को। सो अमोनियम पर सल्फेट हमें एपीएस क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें कुछ फ्री रेडिकल्स चाहिए जो कि बिसएक्रिलामाइड की क्रॉस लिंकिंग एक्टिविटी को प्रमोट करें, और ये फ्री रेडिकल का सोर्स है। टेमेड बेसिकली फ्री रेडिकल्स की लाइफ को बढ़ा देता है। सो टेमेड स्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स प्रमोट द क्रॉस लिंकिंग। सो अगर आपने पॉलीएक्रिलामाइड में बिसएक्रिलामाइड ऐड किया लेकिन एपीएस नहीं ऐड किया तो होगा क्या? फ्री रेडिकल तो है ही नहीं, फ्री रेडिकल नहीं है तो फिर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। सिमिलरली आपने पॉलीएक्रिलामाइड जेल में पॉलीएक्रिलामाइड ऐड किया, बिसएक्रिलामाइड ऐड किया, एपीएस ऐड किया, लेकिन टेमेड नहीं ऐड किया तो क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग तो होगी, लेकिन फ्री रेडिकल्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं और वो स्टेबल नहीं होंगे तो जल्दी से ही खत्म हो जाएंगे, तो हमारी क्रॉस लिंकिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो अगेन जेल कैसा होगा? जैसा हमें चाहिए था जेली टेक्सचर, वो कंप्लीट जेली टेक्सचर नहीं मिलेगा, पार्शियल क्रॉस लिंकिंग होगी। ठीक है। सो एपीएस और टेमेड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेल फॉर्मेशन। ठीक है। अब हम नेटिव पेज के बारे में बात करते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट वही सब चीज़ें हैं जो कि एसटीएस पेज में हैं। कुछ डिफरेंसेज हैं। डिफरेंसेज क्या है? तो कोई डीनेचुरेंट हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे।
यानी कि SDS यूज नहीं होगा, बीटा मरकैप्टोथेनॉल नहीं यूज होगा, हीट नहीं यूज होगा। दूसरी बात, प्रोटीन्स यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ही सेपरेट होंगे, बट प्रोटीन्स अपने नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में सेपरेट होते हैं, यानी कि अगर मल्टीमेरिक प्रोटीन है तो एक मल्टीमेरिक प्रोटीन के फॉर्म में ही सेपरेट होगा। नेटिव पेज करने का लॉजिक क्या है? सो इट इज़ यूजफुल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द molecular weight of the native protein and the number of subunits, approximate number of the subunits present in the protein, native protein. So ये molecular weight of the active protein को determine करने में यूजफुल है और number of subunits जो कि एक प्रोटीन में पाए जाते हैं उनको पता लगाने में यूजफुल है। लेकिन ये काम होगा कैसे? ये काम हो सकता है जब हम किसी प्रोटीन के SDS पेज और नेटिव पेज को कंपेयर करें। तो अगर हम नेटिव पेज पैटर्न किसी एक प्रोटीन का SDS पेज पैटर्न से कंपेयर करें तो हम पता लगा सकते हैं कि किसी एक प्रोटीन का एक्टिव फॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे नेटिव पेज और SDS पेज के कंपैरिजन से हमें प्रोटीन के नेचर, उसके नंबर ऑफ सब यूनिट्स के बारे में पता चलता है। तो सपोज यू हैव अ प्योरीफाइड प्रोटीन A विच इज़ इन द सॉल्यूशन फॉर्म और इसके 2 एलिक्वाड्स आप बनाते हो और एक का आप SDS पेज करते हो और दूसरे का आप नेटिव पेज करते हो। रिजल्ट्स आपको यहाँ पे गिवन है, यानी कि आपने सेपरेट जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सब्जेक्ट किया होगा, फिर उसके बाद आपने स्टेन किया होगा, स्टेन करने के बाद बैंड्स को आपने आइडेंटिफाई किया और लैडर के बेसिस पे आपने इन 2 बैंड्स के मॉलिक्यूलर वेट्स को डिटरमिन किया। वो आया 60 किलो डाल्टन एंड 20 किलो डाल्टन्स, 40 किलो डाल्टन्स। ये किसका है? SDS पेज का रिजल्ट है। नेटिव पेज पे यू गेट अ सिंगल बैंड ऑफ 200 किलो डाल्टन्स। व्हेन यू कंपेयर द 2 जेल पैटर्न्स तो आपको क्या क्या यहाँ पे पता चलता है और उसके बेसिस पे प्रोटीन के नेचर को हम कैसे डिटरमिन करेंगे, उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात यहाँ पे ये समझ में आई, नेटिव पेज पे जो बैंड का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वही प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। यानी कि इस केस में हमारे प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200 किलो डाल्टन्स। जो मॉलिक्यूलर वेट SDS पेज पे हमें मिल रहा है ना, उनका टोटल सम नेटिव पेज के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो हमें 200 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है नेटिव पेज पे, लेकिन हमें जो SDS पेज पे मिल रहा है वो 60 और 40 का। तो अगर 60 और 40 हम ऐड कर दें तो हमें 100 ही मिलेगा, बट हमारे नेटिव पेज पे तो 200 किलो डाल्टन्स है। सो हाउ कैन यू मेक 100 इंटू 200? सो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 को 2 120 और 40 को 2 अगर से मल्टीप्लाई किया तो 80 और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाएगा? 200। अब नंबर ऑफ सब यूनिट्स कैसे पता चले? तो नंबर ऑफ सब यूनिट्स वो नंबर होता है जिन नंबर से हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट्स को मल्टीप्लाई किया है, उनका सम। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 60 को और 2 से मल्टीप्लाई किया 40 को, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। सो अगला रूल ये है, नंबर ऑफ सब यूनिट्स क्या होते हैं? इट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स टू विच द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच सब यूनिट इज मल्टीप्लाइड। इसकी बेसिस पे हमारी एनालिसिस हुई कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200 किलो डाल्टन्स। तो 2 + 2 = 4। टोटल कितने सब यूनिट्स हो गए? 4। और टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है जो नेटिव पेज पे आता है? तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 200 किलो डाल्टन्स। सो यू वुड से प्रोटीन में अगर 4 सब यूनिट्स हैं तो प्रोटीन कैसा है? टेट्रामेरिक प्रोटीन। और टेट्रामेरिक प्रोटीन में भी 60 किलो डाल्टन के 2 सब यूनिट्स हैं और 40 किलो डाल्टन्स के 2 सब यूनिट्स हैं। तो 60 का 2 मिलके एक डाइमर बन गया, 40 का मिलके एक डाइमर बन गया। तो वी कैन से इट इज़ अ डाइमर ऑफ डाइमर प्रोटीन कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में है कि कोई प्रोटीन X है जिसको नेटिव पेज और SDS पेज के लिए सब्जेक्ट किया गया। जो जेल पैटर्न्स हैं उनको स्टेनिंग के बाद यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, नेटिव पेज का और SDS पेज का।
आप प्रोटीन एक्स के बारे में क्या इन्फर करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि नेटिव पेज पे जो मॉलिक्यूलर वेट बैंड का आएगा वही होगा टोटल प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट। सो प्रोटीन का टोटल मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 170 किलो डाल्टन। अब दूसरा रूल ये है कि जो टोटल सम होना चाहिए बैंड्स का एसडीएस पेज पे, उसका वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए जो नेटिव पेज के बैंड का मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 55 + 40 + 10 ये तो होता है 105। अब हमें इसको बनाना है 170। तो कैसे बना सकते हैं, अगर हम 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 55 इंटू 2 110 + 40 150 + 20 कितना हो गया, 170। सो टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स क्या होती हैं जिनसे हमने मल्टीप्लाई किया ना इनका सम, तो 2 + 1 + 2 यानी कितने हो गए, 5। सो टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स क्या आ गई, दूसरा इन्फ्रेंस हो जाएगा। सो टोटल सब यूनिट्स कितने हैं, 5 है। ओके, और इस बेसिस पे हमारा प्रोटीन कैसा हो गया, पेंटामेरिक हो गया। प्रोटीन एक्स कैसा है, पेंटामेरिक प्रोटीन है। चूंकि अलग अलग साइजेस के बैंड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कि हर पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से अलग है, और अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो ये कैसे हैं, हेटेरो हैं। ठीक है, तो हेटेरोमेरिक प्रोटीन है, तो हम कहेंगे इसे द प्रोटीन एक्स इज अ हेटेरोपेंटामेरिक प्रोटीन। सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं और इसको और समझने की। अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक कोई प्रोटीन एक्स है, इस प्रोटीन एक्स को एसटीएस पेज और नेटिव पेज के लिए सब्जेक्ट किया, और जेल्स को विजुअलाइज करने पे हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेटिव पेज पे जो हमें बैंड मिलता है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 210, और एसटीएस पेज पे जो हमें बैंड मिलता है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 70 किलो डाल्टन। इन दो जेल पैटर्न्स को कंपेयर करके एनालाइज करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स हैं और क्या इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नेटिव पेज पे जो बैंड का मॉलिक्यूलर वेट होगा वही मेरे प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो एनालिसिस 1 क्या हो जाएगी, हमारा इन्फ्रेंस 1 क्या हो जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा 210। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, दोनों ही जेल्स पे जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वो हमें नेटिव पेज के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर बनाना है। अब 70 एसडीएस पेज पे है, नेटिव पेज पे 210 है, ये टोटल मॉलिक्यूलर वेट है। तो 70 को मैं कैसे 210 में कन्वर्ट करूं? तो एक तरीका हो सकता है दैट इफ 70 इज मल्टीप्लाइड विथ 3, ये 210 हो गया, यहाँ पर भी 210 है। कॉन्सेप्ट क्या है, एसडीएस पेज पे टोटल मॉलिक्यूलर वेट नेटिव पेज के टोटल मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होना चाहिए, हो गया। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही क्या होता है, उन्हीं का टोटल सम होता है, हमें नंबर ऑफ सब यूनिट्स मिलता है। तो नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने मिले, 3 सब यूनिट्स हैं। तो ये कैसा प्रोटीन है, ट्राइमेरिक प्रोटीन। सभी सब यूनिट्स 70 किलो डाल्टन के ही हैं, तो ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सभी पॉलीपेप्टाइड्स, तीनों पॉलीपेप्टाइड्स आइडेंटिकल हों, इसीलिए 70 किलो डाल्टन के हैं। तो अगर आइडेंटिकल सब यूनिट्स का कोई प्रोटीन मिलके बना है तो इसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमेरिक, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोट्राइमेरिक प्रोटीन। इन दो क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें एक आइडिया लगता है। क्या आइडिया है कि नेटिव पेज पे तो यूजुअली एक ही प्यूरिफाइड प्रोटीन है तो एक ही बैंड मिलेगा, लेकिन एसटीएस पेज पे नंबर ऑफ बैंड्स वेरी कर सकते हैं। अगर नंबर्स वेरी करते हैं बैंड्स के, यानी मल्टीपल बैंड्स मिलते हैं अगर हमें एसटीएस पेज पे, तो इसका मतलब ये प्रोटीन पॉलीमेरिक प्रोटीन होगा और हेटेरोमेरिक प्रोटीन होगा। अगर एक ही बैंड मिलता है तो चांसेज हैं कि प्रोटीन होमोमेरिक प्रोटीन होगा, हो सकता हो पॉलीमेरिक, हो सकता हो मोनोमेरिक। तो आगे क्वेश्चंस में देखते हैं, ये बात और क्लियर होगी। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एसटीएस पेज और नेटिव पेज पे जो हमें मॉलिक्यूलर वेट्स मिलते हैं और बैंड्स मिलते हैं, उनके रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट्स गिवन हैं। नेटिव पेज पे 290, एसटीएस पेज पे हमें 5 बैंड्स मिलते हैं और उनके मॉलिक्यूलर वेट्स हैं 70, 55, 35, 25 एंड 15 किलो डाल्टन्स। हमें प्रोटीन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट तो कितना हो गया, 290 किलो डाल्टन्स। अब दूसरी बात कि इन सबको ऐड करते हैं, 70 +
55 125 प्लस 35 160 प्लस 25 185 प्लस 15 200। सो 200 ही आ रहा है और यहाँ टोटल वेट तो है 290। तो इस 200 को हमें किसी तरीके से 290 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट किया जाए? तो ये पॉसिबल हो सकता है अगर हम 55 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाकियों को ये तरीका हो सकता है कि 70 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 55 को 2 से, 35 को 2 से, 25 को 1 से और 15 को 1 से। अब ये टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 290। 70 इंटू 1 70, 55 इंटू 2 110, 35 इंटू 2 70, 25 प्लस 15 40। तो टोटल हो जाता है 290। तो टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स क्या होंगी जिन नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। सो टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स हो गए 7। और 7 हो गया तो प्रोटीन कैसा हो गया? हेप्टामेरिक। और आप देख रहे हैं कि मल्टीपल बैंड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है? हेट्रो। सो हेट्रो हेप्टामेरिक। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तो इस क्वेश्चन में मैं आपको नेटिव पेज और एसटीएस पेज के पैटर्न्स बना करके दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको ये पैटर्न्स ना दिए जाएं, रादर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि नेटिव पेज पे आपको 290 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा है और एसटीएस पेज पे आपको 5 बैंड्स मिल रहे हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट्स हैं 70, 55, 35, 25 एंड 15 किलो डाल्टन्स रेस्पेक्टिवली। सो आपको उस टाइम पे क्या करना है? बेसिकली ये जो पिक्चर बनी हुई है ये पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी सॉल्व करने के समय पे, ठीक है? सो दैट यू कैन कंपेयर द टू बैंड्स एंड देन जो अभी यहाँ पे हमने किया है कि मल्टीप्लाई करके फिर इसका टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स बनाए हैं, वही काम हमें फाइनल आंसर में दिया जाएगा। ये तो आसान वाला होगा। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कौन कौन से इन्फरेंसेस सही हैं इस प्रोटीन के बारे में। तो इस प्रोटीन में 7 सब यूनिट्स हैं कम से कम, यस 7 सब यूनिट्स हैं। दूसरी बात, इस प्रोटीन में 25 किलो डाल्टन के 2 सब यूनिट्स हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हम किसके पा रहे हैं? 35 और 55 के 2 सब यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको आंसर खोजना पड़ेगा स्टेटमेंट्स में जो दिया गया होगा। नाउ अगला एक क्वेश्चन लेते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि नेटिव पेज और एसटीएस पेज के पैटर्न्स को देख करके आप क्या इन्फर करते हो। अब हम यहाँ पा रहे हैं कि नेटिव पेज और एसटीएस पेज पे दोनों पे ही एक ही बैंड मिल रहा है और दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है। सो अब इसके बारे में क्या इन्फ्रेंस किया जाए? नेटिव पेज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो पहला हमारा इन्फ्रेंस हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन कितना है? वो है 100 किलो डाल्टन्स। जो एसटीएस पेज पे मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वही टोटल हो करके नेटिव पेज के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होना चाहिए। अब दोनों जगह 100 है, तो इस 100 को मैं बेसिकली कह सकता हूँ 100 इंटू 1। तो नंबर ऑफ सब यूनिट्स क्या है जिससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ सब यूनिट्स हो गए 1। अब एक ही अगर सब यूनिट है तो यानी एक ही पॉलीपेप्टाइड और एक ही पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोमेरिक। और मोनोमेरिक है तो फिर इसमें होमो हेट्रो का तो कोई मतलब ही नहीं आता है। सो दैट इज़ हाउ यू इन्फर द आउटकम्स ऑफ द नेटिव पेज एंड एसटीएस पेज व्हेन यू कंपेयर देम, ठीक है? और इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे डेटा को इंटरप्रेट करना है, यह आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को उसमें डिस्कस करेंगे और जैसे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है प्रॉब्लम्स को, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को भी 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कॉन्सेप्ट्स के साथ इन्फर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।